सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज विशाल मौर्य इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी क्लासेस ट्यूसडे से रेगुलर कंडक्ट करने वाला हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। अपनी गेट की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पहला लेक्चर आज लेने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। पर सबसे पहले मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा या फिर बोले तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कल क्लास आने वाली थी परंतु किसी रीजंस के कारण कल नहीं आ पाई। और आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी को भेज रहा हूँ। ठीक है, तो एवरीबडी इज रेडी, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ओशियन ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट टाइम आप सभी से ये प्रॉमिस किया था कि हम इस प्लेटफॉर्म पर गेट के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। हम हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में रखा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट विथ मी। इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे बच्चों को मतलब जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कंपाइलर डिजाइनिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि थोड़े टफ लगते हैं। लेकिन सब्जेक्ट कभी कोई पूरा टफ नहीं होता है, उसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो कि टफ हो, लेकिन कुछ टॉपिक की वजह से हम पूरे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल फोकस करने की कोशिश करूंगा और आपकी तरफ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका 101% फोकस इस वीडियो पे होना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन ना हो। सेकंड चीज़, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी रोज बनाए रखना, हर एक दिन आपके पास एक एक वीडियो लेक्चर्स आता रहेगा और उसको आपको कंटिन्यू करना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप इस लेक्चर में लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठो, तो इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के लिए बैठो तो सबसे पहले 101% एनर्जी के साथ बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं घूमने जा रहे हैं, बस में देख रहे हैं वीडियो चला करके कि हाँ हम गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे गेट की तैयारी नहीं होगी। एक शांत रूम में जाकर बैठिएगा और वहाँ पे अपने कान में ईयरफोन, ईयरबड्स या फिर हेड नेकबैंड जो भी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसको लगा करके बैठिएगा जिससे कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो चलिए हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं बिना आज का टाइम गवाए हुए कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं, किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। अ, उसको हम लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जिस जिस मटेरियल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। अब आपका ये डाउट हो सकता है कि सर क्या वो हैंड रिटन नोट्स हमको मिलने वाले हैं? तो नहीं बेटा, वो हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। नहीं मिलने वाले मेरा कहने का मतलब ऐसा क्यों है सर? तो मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि अगर आप आपके हाथ से लिखकर अपने नोट्स खुद बनाओगे, तो अगर आप बाय चांस कभी बाद में रिपीट करते हो ना, तो उस चीज में आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं आएगी। फिर लास्ट में जब डीएम पूरा खत्म हो जाएगा तब सभी साथ में मैं कर सकता हूँ कि एक साथ में एक पीडीएफ बना करके आपको भेज दूँ। ठीक है, तो चलिए आइए हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक अब आप सबको ये जो स्क्रीन है विजिबल होगी, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मेरे नोट्स विजिबल है या नहीं। लेट मी कंफर्म इट। यस, विजिबल है। इज एवरीबडी कैन सीन इट? यस, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि मेरे नोट्स आप सभी को इस साइड में विजिबल हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे किस तरीके से अब पढ़ने वाले हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने वो लिखा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम टोटल मेनली 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी, जिसके अंदर सेकंड पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड पढ़ेंगे एल्जेब्रिक सिस्टम और उसे ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं, चौथी चीज पढ़ेंगे हम इसके अंदर ग्राफ थ्योरी और पांचवी चीज पढ़ेंगे लॉजिक।
अब इसके अंदर आपको हाईलाइट किए हुए मार्कर से दिख रहा होगा कि दो टॉपिक जो है मैंने वो हाईलाइट कर रखे हैं और उनके पीछे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्राफ थ्योरी। मतलब हमेशा ये देखा गया है कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो ग्राफ थ्योरी से बनते ही बनते हैं और एक क्वेश्चन लॉजिक से हमेशा बनता ही बनता है। एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं स्टार्ट कहां से करने वाला हूं सर? मैं सेट थ्योरी से पढ़ाने वाला हूं। सेट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, अलजेब्रिक सिस्टम्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ थ्योरी और लॉजिक पढ़ाएंगे। अब आपका यह क्वेश्चन सोच सकता है कि सर अगर केवल इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर केवल ये दो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है तो हम इन 3 टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा 3 टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये 3 टॉपिक से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, परंतु इन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। परंतु हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं हर एक टॉपिक को कवर करते चलूं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं आपको हर एक टॉपिक की डेप्थ के बारे में बताऊंगा कि आपको किस गहराई तक जाकर के उस टॉपिक को पढ़ना है और कहां पे आपको स्टॉप करना है। तो आपको हर एक चीज में क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शंस आई थिंक हमने 11th और 12th में भी पढ़े हैं। एवरीवन यस और नो? हम सब ने पढ़ रखे हैं 11th और 12th में सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन। यस सर? हाँ, तो हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के नीचे यहाँ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक सी चीज, सेट और थ्योरी। सर सेट का मतलब क्या होता है और थ्योरी का मतलब क्या होता है ये अपन देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। मतलब अगर दो चीज अलग अलग है, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, उस चीज को अपन बोलेंगे डिस्क्रीट। मतलब दो अलग अलग चीज में कुछ भी कॉमन चीज ना हो, ऐसे चीज को अपन क्या बोलते हैं? बोलते हैं डिस्क्रीट। तो अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आती है क्या सेट की? तो सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। द सिंबल इस सिंबल से इंडिकेट करते क्या? सेट मेंबरशिप। मतलब अगर हमारे पास ये बिलोंगिंगनेस का सिंबल आता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे इस सेट का पार्ट है या नहीं है। और सेट क्या होता है? सेट वो होता है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट नंबर हो। डिस्टिंक्ट नंबर से मतलब क्या है सर? ऐसे नंबर जो कि एक बार आए केवल और केवल सेट में। मतलब रिपीटिंग इज नॉट अलाउड इन सेट। एक सेट में किसी भी नंबर को हम केवल और केवल एक बार ही लिख सकते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 5 और 7। 1 2 5 और 7 में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक भी नंबर रिपीटेबल नहीं है, सभी के सभी डिस्टिंक्ट नंबर है। और हम देख सकते हैं कि ये एक ए है, एक सेट है। ए जो है यहाँ पे क्या है? एक सेट है। और अगर हम नीचे देखें बिलोंगिंगनेस के बारे में भी हमने देखा था कि बिलोंगिंग और मतलब ये जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि मेंबरशिप, मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे इस सेट का मेंबर है या नहीं है। तो 3 क्या 3a का एलिमेंट है क्या? अगर हम a में देखते हैं तो हमको 3 देखने के लिए नहीं मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 इज नॉट बिलोंग्स टू a। 3 इज नॉट बिलोंग्स टू a, ये पढ़ने का तरीका है इसको। 3 इज नॉट बिलोंग्स टू a। और नीचे वाला अगर अपन देखें 2, क्या 2 हमारे सेट ए का पार्ट है क्या? यस और नो? यस सर, 2 इज अ पार्ट ऑफ आवर सेट, तो 2 इज बिलोंग्स टू ए। सिंपल सी बात है, आप सभी को समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। अगली चीज हम देखने वाले कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। किसी सेट की कार्डिनलिटी किसे कहते हैं ये हम समझने वाले हैं। तो किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं वो उस सेट की कार्डिनलिटी होती है। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट उपस्थित है जो कि डिस्टिंक्ट है। मतलब हमारे इस सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है? 4 है। जैसा कि मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है, सेट ए की कार्डिनलिटी क्या है? 4 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ओके सर? यस बेटा, कार्डिनलिटी भी समझ में
आ गया है। अगली चीज आती है अपने पास नल सेट। नल सेट किसे कहते हैं सर? नल सेट, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो, मतलब केवल और केवल एक ब्रैकेट लगा हुआ हो जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो। जैसे हम बोल सकते हैं बी, आई थिंक यहां पे मेरा फोटो होगा, ये b इज इक्वल्स टू ये और ये। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सर b इज अ नल सेट फॉर अस। यस और नो? यस बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। वेट वेट वेट, हाँ, नल सेट से हमारा अगला टॉपिक आता है। अगला, हाँ, एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है खोपचा। तो खोपचा को थोड़ा सा मेरी पर्सनल भाषा में समझिएगा। मेरे एक टीचर थे, तो वो क्या थे कि मतलब पूरे चैप्टर के या फिर कुछ ऐसे ऐसे पूरे लेक्चर के दौरान बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक होते थे, ऐसे ऐसे पॉइंट होते थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमको किसी एक अच्छे से जगह पे लिखने के लिए बोलते थे कि आप जैसे ही इस चीज़ को देखो तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाए कि हाँ चीज़, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हम इस पेज को पढ़ने के बाद हम इसके ऊपर आएंगे। खोपचा क्या है? खोपचा मतलब कुल मिला के इस पूरे पेज का सार है, या फिर आप बोल सकते हैं इस पेज में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी चाहिए। आप इसमें कई बार मतलब ये नोटिस भी करोगे कि सर आप यहाँ पे हिंदी भाषा का भी यूज किए हो अपनी राइटिंग स्किल्स में। तो यस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट से लेके 12th तक हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा हिंदी के ऊपर ज्यादा जोर है ना। तो देखिएगा, इंग्लिश में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, बट डोंट कंसिडर इट। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या चीज है। ठीक है, अब यहां पे अपन ने सबसे पहले लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम पढ़ा था नल सेट। नल सेट से अब हम पढ़ते हैं क्या? सिंगलटन सेट। सर सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? सर सिंगलटन सेट किसे कहते हैं बताइए? सर सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिस सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट उपस्थित हो। जैसे नाम से ही क्लियर होता है यार, नल का मतलब होता है कुछ नहीं, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, और सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट, केवल और केवल एक एलिमेंट उपस्थित हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, सेट विथ वन एलिमेंट। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर इट। अब अगला आता है अपने पास सब सेट। एक यहाँ पे मैंने एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी। अब ए सेट के अंदर हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और फर्दर हमारे पास बी एक और सेट है, उसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ए के ऐसे कुछ एलिमेंट है जो कि बी के अंदर भी उपस्थित है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए के अंदर उपस्थित है, पर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 और 5 है, और बी के अंदर 2 3 और 5 है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मतलब एक ऐसा सबसेट, सबसेट का मतलब ये होता है कि एक बड़ा सेट है, एक बड़ा सेट का एक छोटा सा पार्ट इज नोन एज अ सबसेट ऑफ दिस एरिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे बी के अंदर, ये बी जो है वो छोटा सेट है। जो प्रॉपर सेट होता है वो हमेशा बड़ा होता है, सबसेट वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, और इक्वल्स जो होता है वो हमेशा मतलब दोनों के सेट के अंदर इक्वल एलिमेंट होंगे और एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसेट क्या होता है। बी इज सबसेट ऑफ ए, यस और नो एवरीबडी। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप सबको समझ में आना चाहिए। तो 10th क्लास के अंदर हमने देखा था बी इज सबसेट ऑफ ए, यस और नो? यस सर। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 2 3 और 5, ये तीनों के तीनों एलिमेंट ए सेट के अंदर उपस्थित हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल नीचे दे रखा है ए एंड बी। यहाँ पे हमने 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रखे हैं, और बी वाले में भी 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रखे हैं। बट अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे कि ए और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो दोनों के दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा होता है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ए और बी दोनों ही सेट इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के सेट के जो नंबर है, डिस्टिंक्ट नंबर है, वो भी सेम है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी सेम है। आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगली चीज हम यहाँ पे देखेंगे पावर सेट। अब पावर सेट का मतलब क्या होता है सर? पावर सेट का मतलब ये होता है कि उस सेट के अंदर अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करें तो कितने नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। द पावर सेट ऑफ अ set A is defined as the set of all subset of the set A including the set itself and the null set। मतलब क्या है सर? मतलब इसका सिंपल सा ये है कि अगर कोई सेट A है तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का एक दूसरे के साथ किस तरीके से पेयर बनाया जा सके और कितने पेयर पॉसिबल हो सके, उन सभी पेयर को नल सेट के साथ अगर इंक्लूड करें तो वो सभी का कलेक्शन जो होगा वो कलेक्शन क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए, है ना। जैसा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में 1 2 3 है। अब इसका अपन को पावर सेट निकालना है। पावर सेट में अपने पास ये नल सेट को हम कई बार 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। नल सेट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो कई बार हम नल सेट को 5 से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पावर सेट के अंदर क्या लिखा है? 5 लिखा है। फिर सिंगल एलिमेंट को लिख लेंगे 1 2 3। देन उसके बाद एक दूसरे का साथ पेयर बना के लिखेंगे, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। अब सभी के साथ हो गया, 1 का भी 2 का भी सभी के साथ हो गया। अब क्या करेंगे? सभी को एक साथ लिख देंगे। मतलब ये जो पूरा सेट अपना है वो सेट भी पूरा का पूरा अपने पास उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड इट। अब अपन से पूछा ये जाता है कि सर आपके पास एक सेट ये है, इस सेट के पावर सेट में आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उपस्थित होंगे ये बताइए हमें। तो अगर आपके पास सेट ए है और सेट ए के अंदर आपके पास n एलिमेंट उपस्थित है, तो आपका जो पावर सेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n। अगर आपके पास n एलिमेंट उपस्थित है उस सेट के अंदर तो 2 की पावर n एलिमेंट टोटल आपके पावर सेट में होंगे। क्यों होंगे सर? इसके पीछे क्या रीजन है? कुछ बताइए सर, समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर हम देखते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास 2 नीचे क्यों आया सर? ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाया? पीछे इसके पीछे का क्या रीजन है सर, ये बताइए हमको। तो हम इसको एलोबरेट करने की कोशिश करते। रुकिएगा 1 मिनट। वेट फॉर अ सेकेंड बेटा। चलिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हमारे पास जो है, विजिबल है ना सब कुछ ये? यस सर, दिस इज विजिबल। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि एक सेट हमारे पास ए है, उस ए सेट के अंदर हमारे पास 1 2 3 ये 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब इसके पावर सेट के अंदर क्या होगा? पावर सेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 कहाँ से आया? 2 की पावर हमने n बोला, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो 2 की पावर 3 आ गया, है ना। तो सर ये 2 यहाँ पे कैसे आया? n तो समझ में आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन 2 आपने कैसे ले लिया? 2 का मतलब ये है कि अगर आपका पास एक सेट है तो उस सेट के अंदर ये जो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ए, इस पावर सेट के अंदर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। किसी सेट के नंबर के आने की 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी है सर, या तो वो नंबर आ सकता है या वो नंबर नहीं आ सकता है। या तो वो नंबर आ सकता है या फिर वो नंबर नहीं आ सकता है। अगर वो नंबर आता है तो ठीक, नहीं आता है
तो भी ठीक। मतलब हमारे पास कुल मिला के एक सेट के अंदर मतलब एक नंबर को आने की टू पॉसिबिलिटी हमारे पास है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे बेस में 2 लिखते हैं और 2 की पावर में क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आइए अब हम वापस से अपन स्क्रीन पे आते हैं। पावर सेट के बाद अपने पास आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है सर? जैसा कि अपन ने सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, सर प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सेट का मतलब ये होता है कि किसी सेट के अंदर, एक तो सबसेट पढ़ा है, सबसेट एक अलग चीज होती है और प्रॉपर सेट एक अलग चीज होती है। सबसेट के अंदर, प्रॉपर सेट के अंदर क्या होता है, जैसे मेरे पास एक ए सेट है, एक सेट बी है। अब ए के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं और बी के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेम है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के बराबर नहीं है। सिंपल सा मतलब है, बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट, ए के कुछ एलिमेंट से बराबर है। मतलब कुल मिला के ये है कि ए एक बड़ा सेट है, बी एक छोटा सेट है। यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है मैंने, 1 2 3 एक सेट के पार्ट है, 1 2 और 3 बी के पार्ट है। अब इसके अंदर अगर हमारे पास बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है और वही एलिमेंट ए के अंदर भी है, और ए के अंदर जो 2 बी के अंदर उपस्थित एलिमेंट है उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट उपस्थित है, इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो प्रॉपर सेट होगा। किसका? ए का। मतलब सॉरी ए जो है वो प्रॉपर सेट होगा किसका? बी का। मतलब बी के अंदर जितने एलिमेंट उपस्थित है वो सारे तो एलिमेंट हमारे पास ए में है ही सही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट उपस्थित है। तो अगर हम कहें कि बी इज अ प्रॉपर सेट, नहीं सर, बी इज अ प्रॉपर सेट, यहां पे कन्वेंशन थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने, आई थिंक बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए। यहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, मतलब ए के अंदर सारे के सारे एलिमेंट तो उपस्थित है ही सही, लेकिन ए के जो एलिमेंट है वो बी के कुछ एलिमेंट से ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सिंबल है, वो जो साइन है, वो कार्डिनलिटी का साइन है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ सेट। तो यहां पे हमने देखा था कि बी के जितने एलिमेंट होंगे वो हमेशा हमेशा कम होंगे सेट ए के एलिमेंट से। आई थिंक इट इज अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए आइए अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम आते हैं। हाँ, वो खोपचा वाली पॉइंट आपको बताना रहेगा अभी। खोपचा, अब आपने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर कोई सेट n एलिमेंट कंटेन करता है तो उसके कुल बोले तो टोटल 2 की पावर n सबसेट बन सकते हैं। ए अगर n एलिमेंट कंटेन करता है तो उसके इतने सबसेट बन सकते हैं, मतलब वो पावर सेट वाला ही कंसेप्ट है। अगर आपके पास सेट में n एलिमेंट है तो आपके पावर सेट में टोटल 2 की पावर n एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर n एलिमेंट हो सकते हैं, यस और नो? यस सर, बस यही कंसेप्ट था। चलिए अब आते हैं वापस से हमारे, बहुत नीचे चला गया क्या? इट इज इनविजिबल, यस, विजिबल। हाँ, नेक्स्ट चीज आती है डिफरेंस ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन। अच्छा, सेट के अंदर हम किस किस प्रकार के ऑपरेशन लगाते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। क्या सेट होता है, क्या सेट के अंदर ऑपरेशन हम लगाते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सेट के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे सेट, डिफरेंट सेट ऑपरेशंस, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है अपने पास यूनियन। आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो उसका यूनियन क्या होगा? आई थिंक ये बहुत बेसिक सी चीज है यार, 5वीं छठी वाला लड़का भी बहुत आसानी से कर लेगा इसको। तो ए और बी के अंदर क्या, मतलब जो एलिमेंट है ए के अंदर है, जो बी के एलिमेंट है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है, उनको हम एक बार लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे, और दोनों को एक साथ कनेक्ट करके लिख देंगे। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार, आई एम ऑन लाइव। ए यूनियन बी,
अब यहाँ पे हमने ए के अंदर दे रखा है 1 2 3 और बी के अंदर दे रखा है 3 4 5। अगर ए और बी दोनों को यूनियन करने की कोशिश करें हम, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 और 3 बी में भी आ रहा है और 3 ए में भी आ रहा है। तो क्या हम सर इसको डबल लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ पे इस डिस्टिंक्टनेस की इस प्रॉपर्टी के कारण हम यूनियन के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबको लिख दो, बी के अंदर जो ए के अंदर एलिमेंट नहीं थे, जो बी के अंदर एलिमेंट है उन सबको लिख दो। ये आपका ए और बी का यूनियन बन गया। अगली चीज आती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर बहुत ही सिंपल सा फंडा है। इंटरसेक्शन के अंदर अगर अपन देखते हैं, ए एक सेट है अपने पास, बी अगला सेट है, और ए और बी के अंदर हमारे पास क्या कॉमन एलिमेंट निकल के आते हैं? द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए एंड बी, दैट एलिमेंट इज कंसिडर्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड इट। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें ए और बी के अंदर हम देखते हैं तो ए के अंदर 3 और बी के अंदर भी 3, मतलब ए के अंदर 3 और बी के अंदर भी 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो 3 होगा। ठीक है सर? यस बेटा। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है सर? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर यूनिवर्स में आने वाले सारे के सारे नंबर, सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर हो जाते हैं। ठीक है सर? यस बेटा। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है क्या सर? ए एक सेट है। अब ए सेट का जो है एक एलिमेंट है, मतलब 1 2 3। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट जो होता है एक एक कंस्टेंट बना के दिया होता है कि भैया जी ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब उस यूनिवर्सल सेट के अनुसार हमको निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊं तो वेट कीजिएगा। जैसे आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक्स यूनिवर्सल सेट है। इस सेट के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ एलिमेंट है ना, टोटल 6 एलिमेंट है, आई थिंक 6 एलिमेंट है। अब ये 5 और जो 6 एलिमेंट है ये इस वाले, इसको हम देते थे सेट ए, और ये जो आपका पूरा सेट बनता है इसको अपन बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर आप देखते हो तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे के सारे 6 एलिमेंट आएंगे, और इस ए सेट के अंदर केवल और केवल ये 2 एलिमेंट आएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये ए है, अब इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर? तो सर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो कि ए के अंदर उपस्थित सेट नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको हटा करके जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है वो सारे के सारे अपने पास एलिमेंट, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। आई थिंक ये मेरे पीछे हिडन हो गया है, सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड, विजिबल है आप सबको? हाँ, ये ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, इस ए के कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए के हमारे पास 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट को छोड़ करके जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। ओके सर? यस बेटा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के बाद, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है यूनिवर्सल सेट का 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक सारे के सारे एलिमेंट दे रखे हैं अपन ने, और अपन को ए दे रखा है 1 2 3। अब आपसे पूछा गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? किसी भी सेट के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो उसे उस सेट का कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 1 2 3 को छोड़ करके बाकी बचे हुए एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर उपस्थित है वो सारे के सारे एलिमेंट आपके ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। किसके?
ए के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए का जो कार्डिनलिटी हो वो कितनी होगी, 3 होगी। यूनिवर्सल सेट की जो कार्डिनलिटी वो कितनी होगी, वह 10 होगी। अब ए डैश की जो कार्डिनलिटी कितनी होगी, ए डैश की या फिर ए के कॉम्प्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी कितनी होगी। अब हम ना सिंपल सी बात है, 10 एलिमेंट टोटल थे अपने पास, 3 एलिमेंट हमने हटा दिए उसमें से, टोटल कितने बच गए, 7 एलिमेंट बच गए सर कॉम्प्लीमेंट में। अगर हम एक और चीज यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ए और ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन लेते हैं, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास एक पूरा सेट आ जाता है। वो किसके बराबर होगा, वो सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा सर। और वहीं अगर हम दोनों सेट के इंटरसेक्शन की बात करें तो वो दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है, वो दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। ठीक है सर। अब आता है अपने पास सेट डिफरेंस। सर सेट डिफरेंस क्या होता है, सेट डिफरेंस का सीधा सा फंडा ये है कि अगर आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और ए सेट के अंदर हमारे पास एक दो तीन एलिमेंट है, 1 2 और 3, और बी सेट के हमारे पास 3 एलिमेंट है, 3 4 5। अगर हम देखें ए और बी का मतलब सेट डिफरेंस, तो ए माइनस बी अगर हम करते हैं, मतलब कुल मिला के ये है कि दोनों के अंदर क्या कॉमन पार्ट है और किसमें से हम घटा रहे हैं, किसमें से हम माइनस कर रहे हैं। उस माइनस वाले सेट के अंदर टोटल के अंदर, उस माइनस वाले सेट के अंदर जो बड़ा वाला सेट है जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके अंदर वो जो कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा करके जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो सेट डिफरेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी। अब a के अंदर हमारे पास 1 2 3 है, b के अंदर अपने पास है 3 4 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2, अब 3 जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन है। अब 3 दोनों में कॉमन है तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो हट जाएगा, बाकी जो बचा है वो सेट डिफरेंस के अंदर आ जाएगा। तो a माइनस बी मतलब a और b का सेट डिफरेंस जो होगा वो 1 2 होगा। और वहीं अगर अपन देखें इसका जस्ट उल्टा b और a का सेट डिफरेंस, तो b और a के अंदर भी 3 कॉमन है, और 3 कॉमन है तो b के अंदर और कौन से एलिमेंट बचे हुए 3 के अलावा, तो 3 के अलावा 4 और 5 बचे हैं। तो 4 और 5 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डिफरेंस ऑफ b एंड a और b का जो सेट डिफरेंस होता है वो b और a के सेट डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। मतलब a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली चीज आती है अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी सेट डिफरेंस से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है पर पूरा मिलता जुलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेट डिफरेंस में अगर अपन देखते हैं, रिफर्स एलिमेंट विच इज आइदर द पार्ट ऑफ ए और आइदर द पार्ट ऑफ बी, नॉट बोथ। मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ए के अंदर कुछ एलिमेंट है और बी के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो आपको ये देखना है कि मेरे मतलब ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। उन कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी ए और बी के एलिमेंट बचे हुए हैं उन सभी को एक सेट में लिख देना, ये होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। मतलब दोनों के कॉमन जो एलिमेंट है वो उनको हटा करके जो बाकी बचे हुए उसको लिखना है। मतलब दोनों टाइम पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बोलो या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए बोलो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यस सर। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 और 3 4 5, दो अलग अलग सेट है, ए और बी दोनों में हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट है 3 कॉमन एलिमेंट है, तो 3 को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और सिमेट्रिक डिफरेंस के रूप में क्या लिख दिया सर, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा बी के साथ, 1 2 और 3 को हटा दिया, बाकी बी में क्या बचे हैं 4 और 5। यस सर, 1 2 4 5 इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ओके सर। अब कार्टिजन प्रोडक्ट किसे कहते हैं सर, कार्टिजन प्रोडक्ट नहीं, अगले देखेंगे, अगली बार देखेंगे हम कार्टिजन प्रोडक्ट। इस लेक्चर में हम नहीं देखने वाले हैं क्योंकि इसमें अच्छे से मैं एलोबरेट नहीं कर पाऊंगा आई थिंक। हाँ, कार्टिजन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कुल मिला के मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टिजन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सेट ए है और एक सेट बी है,
अब ए सेट के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है, तो ए और बी का जो कार्टिजन प्रोडक्ट होगा उसे हम ए क्रॉस बी के साथ डिनोट करेंगे, और उस कार्टिजन प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, ए के जितने भी एलिमेंट है और बी के जितने भी एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट का क्रॉस हम बी के सारे एलिमेंट के साथ करेंगे। मतलब ए का पहला एलिमेंट उठाया और बी के पहले एलिमेंट के साथ, बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, बी के तीसरे एलिमेंट के साथ, सभी के साथ पेयर कर दिया। अब बी ए का दूसरा एलिमेंट उठाया और ए का दूसरे एलिमेंट का बी के पहले एलिमेंट के साथ, बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, बी के तीसरे एलिमेंट के साथ, और बी ए का फिर तीसरा एलिमेंट उठाया और ए के पहला एलिमेंट बी का पहला एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट, बी का तीसरा एलिमेंट। इस प्रकार से ए के सारे एलिमेंट का पेयरिंग अपन को बी के सारे एलिमेंट के साथ करनी है, और टोटल नंबर ऑफ पेयर अपने पास बनेंगे 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर कितने पेयर बनेंगे, वो पेयर बनेंगे अपने पास टोटल 9 ए पेयर बनेंगे। 3 इसके 3 क्रॉस 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 9 पेयर अपने पास कार्टिजन प्रोडक्ट के अंदर बनेंगे। तो यहीं तक अब कार्टिजन प्रोडक्ट को रखते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट को अगली क्लास में बहुत अच्छे से हम देखने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने पास आता है ये क्वेश्चंस है, थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ वहाँ से नहीं उठाया है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस उठाए या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं, या फिर बहुत ही रेप्यूटेड स्टडी मटेरियल से उठाए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा ये बहुत बहुत ऊंचा वाला लेवल है, थोड़ा देखिएगा। लेट एक सेट है हमारे पास, एक सेट ए है, और एंड पावर सेट ऑफ ए पी ए इज पावर सेट ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मतलब इसमें से कितने एलिमेंट सही, मतलब कितने जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है और कितने गलत है, ये अपन को बताना है। तो सबसे पहले क्या फाई जो होता है, फाई हमने क्या बोला था, नल सेट, क्या ये पावर सेट का पार्ट है, मतलब बिलोंग करता है कि नहीं, बिलोंग करता है। बिलोंग करता मतलब मेंबरशिप, क्या उसके अंदर आता है या नहीं, यस सर ये आता है, मतलब ये पहला वाला सही हो जाएगा। क्या फाई इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब सबसेट मतलब क्या फाई पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है, यस सर, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए के अंदर हमारे पास फाई भी एक एलिमेंट के तौर पे आता है। तो यस सर फाई इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अगली अगर अपन देखिए क्या फाई इज बिलोंग्स टू ए, अगर हमारे पास सेट ए है तो क्या फाई बिलोंग करता है या सर, नहीं करता सर, सिंपल सी बात है, फाई ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है, फाई पावर सेट ऑफ ए के अंदर बिलोंग करता है। पावर सेट ऑफ ए और सेट ऑफ ए बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके सर, यस बेटा। तो सेट ए के अंदर पावर सेट ऑफ फाई जो है बिलोंग नहीं करता है। क्या फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो क्या बोल सकते हैं, सबसेट कहना और बिलोंगिंगनेस करना। बिलोंगिंगनेस का मतलब ये होता है मेंबरशिप दिखाना, क्या उस सेट ए का एलिमेंट है, नहीं, क्या ये सेट के अंदर एक सेट का सबसेट बोल सकता है। जो फाई होता है, फाई हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन फाई एज अ एलिमेंट ए के अंदर उपस्थित नहीं हो सकता है, ठीक है सर, यस बेटा। तो ए बी और डी यहाँ पे टोटल 3 आंसर सही है। और अगली अगर अपन देखें, अगला स्टेटमेंट अपन को ये दे रखा है, क्या ए जो है बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए से, क्या ए जो है पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है, क्या ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए के अंदर एक सेपरेट एज अ एलिमेंट उपस्थित होते हैं या नहीं, यस सर होते हैं, इसलिए ये सही है। क्या अब क्या बोला कि ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो सर आप यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ए जो है वो पावर सेट ऑफ ए का जो सबसेट नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पे अगर बताने की कोशिश करूँ तो सबसेट जो होता है वो हमेशा कैसे डिनोट किया जाता है, हमेशा डिनोट करने का जो तरीका होता है सबसेट का, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास एक सेट होता है कोई सा भी, अब उसका अगर पावर सेट
के अंदर सबसेट देखते हैं। ए हमको इसने क्या बोला है कि क्या ए जो है वो पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट होने के लिए सबसे पहले आपके पास बाहर में आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट होनी चाहिए और उसके अंदर वो सारा का सारा जो है एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए। अब अगर हम पावर सेट के अंदर देखें तो पावर सेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5, जैसे 3 एलिमेंट का था तो 3 एलिमेंट का हमने ये बना दिया, ये एक सबसेट हो गया। अब अगर पावर सेट के अंदर अगर हम देखें तो क्या 1 2 3 ये is belongs to power set of A, पावर सेट ऑफ है, क्या ये इसके अंदर बिलोंग करता है, ये अपन से पूछा है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं पावर सेट के अंदर तो एक के अंदर अपने पास 3 एलिमेंट उपस्थित है 1 2 और 3, और पावर सेट ऑफ ए के अंदर भी अपने पास 1 2 3 एज एलिमेंट ऐसे उपस्थित है। अगर आपसे ये बोलता कि क्या आपके पास जो एलिमेंट है वो मेंबरशिप के अंदर आते हैं या नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि यस सर पावर सेट जो है वो मेंबरशिप के अंदर आते हैं, लेकिन ये सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने के लिए आपके पास यहाँ पे एक और कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 ये जो है आपके पास सिंगल ब्रैकेट के अंदर है, और ये अगर डबल ब्रैकेट के अंदर आता है तो हम बोल सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे ब्रैकेट का थोड़ा सा फंडा है, अगली लेक्चर में हम इसको और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, देखिएगा। अभी यहीं पे देखिएगा, अगली चीज अपन ने से ये कहा है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए, क्या ए और पावर सेट ऑफ ए का इंटरसेक्शन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, क्योंकि ए जो है वो पूरा सेट है और पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो ए है वो एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट और एक सेट का कभी भी इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा कॉमन। यहाँ पे ए बता रहा है ये ऐसा नहीं संभव है। अगर हम यूनियन करते हैं पावर सेट ऑफ ए का और ए का, तो दोनों के अंदर अगर कॉमन की बात करें तो हमारे पास पावर सेट ऑफ ए आएगा क्या, तो नहीं आएगा सर। क्यों सर, क्योंकि ए के अंदर अपने पास टोटल जो है ए जो है वो अपना सेट है, और पावर सेट ऑफ ए जो है वो अपने पास एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसका यूनियन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पावर सेट ऑफ ए सबसेट कंटेंट दिस थिंग। ये हमने बताया, इसके अंदर ए आंसर जो होगा वो सही होगा। अब कुछ लॉज अपने इसके अंदर आते हैं, इस लॉज को देख के लीजिएगा, यही आज की जो है लास्ट टॉपिक होने वाला है। आई थिंक वेट कीजिएगा। अच्छा तो देखिए लो को समझते हैं, लो कौन कौन से लो हमारे पास आते हैं। तो लो के अंदर अगर अपन देखें तो एक तो होता है कम्यूटेटिव लो, एक होता है एसोसिएटिव लो। हाँ अभी सही है, वीडियो ब्लिंक कर रहा है सर। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर यार, नाउ इट इज क्लियर, यस सर। अब सही है, अब सही है, अब सही है। अगर हम देखें कि लो ऑफ सेट थ्योरी के लो क्या क्या होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास सॉरी बेटा थोड़ा सा कनेक्शन लो हो रहा है। लॉज ऑफ सेट थ्योरी, अब सेट थ्योरी के अंदर आपके पास क्या क्या लॉज होते हैं वो देखना है, क्या क्या नियम होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लो, उसके बाद आता है एसोसिएटिव लो, उसके बाद आता है आइडेम्पोटेंट लो, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, एक होता है डी मॉर्गन्स लो, एक होता है कॉम्प्लीमेंट लो, एक होता है आइडेंटिटी लो। इस प्रकार से अपने पास अलग अलग लॉज आते हैं। ब्लिंक कर रहा है यार शायद कैमरा, आई थिंक, लेट मी वेरीफाई इट यार।
तो कंप्लीट करें, कंटिन्यू करें। चलिए, आवाज तो आ रही होगी आई थिंक आपको यार, वॉइस इज क्लियर। पिक्चर पे ध्यान मत दीजिए, पिक्चर को अभी थोड़ा सा हटाइए, पिक्चर पे ध्यान मत दीजिए। अगर सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है। चलो ठीक, कम्यूटेटिव लो के अंदर अपने पास आते हैं, फिर से वही बात। देखिएगा कम्यूटेटिव लो, आपके पास कुछ लोज होते हैं सेट थ्योरी के अंदर। सेट थ्योरी के अंदर क्या क्या लोज होते हैं? कम्यूटेटिव लो होता है, एक एसोसिएटिव लो होता है, एक आइडम्पोटेंट लो होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है, एक डिमोर्गस लो होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट लो, एक होता है आइडेंटिटी लो। ये इस प्रकार के कुछ लोज होते हैं। आई थिंक वीडियो स्टक यार, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है हमारा। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम एक काम करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ सेट थ्योरी से, और अगली क्लास में हम देखने वाले हैं क्या क्या करेंगे हम। आई थिंक स्क्रीन तो विजिबल होगी यार, स्क्रीन देख लो आप। स्क्रीन के अंदर अगर हम देखते हैं कि सर कौन कौन से थ्योरीज के हम कल पढ़ने वाले हैं, तो कल हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट आएगा टीएमसी, जो हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ पार्ट है जो कि अपने पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम देखने वाले हैं। उससे पहले यार लॉज को पढ़ाई लो, फोटो के ऊपर मत देखिएगा। अपन देखते हैं लॉज को। कम्यूटेटिव लॉज क्या होते हैं सर, एसोसिएटिव लॉज क्या होता है, आइडम्पोटेंट लॉज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होता है, डिमोर्गस लॉ क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। सबसे पहले होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉज का मतलब क्या होता है सर? तो सर कम्यूटेटिव लॉज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक सेट ए यूनियन बी है, तो हम क्या उसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं? क्या अगर आपके पास एक सेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, उन दोनों का ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए, ए की जगह बी लिख दिया जाए, बी की जगह ए लिख दिया जाए, और उसके रिजल्ट में कुछ भी फर्क ना पड़े, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये पर्टिकुलर सिंबल जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अगर हम देखिए इंटरसेक्शन और हम अब देखिए यूनियन, तो दोनों ही साइन, दोनों ही ऑपरेशन हमारे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ए यूनियन बी करें तो भी वो बी यूनियन ए के रिजल्ट के बराबर ही होगा, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है वही आएगा। ओके सर, यस बेटा। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है सर? एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये होता है, जैसे हमने हमारे पास यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? तो अगर हम पहले ए यूनियन बी निकाल लें और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है उसके साथ सी का यूनियन कर ले, या फिर ए यूनियन बी और उसका जो रिजल्ट है वो बी यूनियन सी के साथ अगर अपन फाइंड आउट करें, तो क्या वो दोनों बराबर होंगे? अगर ऐसा होता है तो ही हम कंटिन्यू कर पाएंगे। चलो यार, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, सिस्टम थोड़ा सा लेग कर रहा है, तो हम आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लॉज ऑफ थ्योरी में कल आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, आज के पहले लेक्चर में हमने जितना कवर कर पाए उतने कोशिश की। ठीक है, ठीक है, चलो ये हम देखते हैं अब अगली क्लास में। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे तक जुड़े रहे। आज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग माहौल था, मैं मानता हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से इसको ना हो ऐसा, इसको करेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू टू एवरीवन टू कनेक्ट विथ मी एंड join again in our session with discrete मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। ठीक है सर, ओके बेटा, ठीक 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 ठीक।